नमस्कार दोस्तों। कृषि संबंधित मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कृषि से संबंधित समस्त छात्रों को, चाहे वो एडमिशन लेना चाह रहे हों बीएससी एग्रीकल्चर में या बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हों और आगे की तैयारी में लगे हों, उन सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना जहाँ पे थोड़े से शब्दों में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकें। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। चूँकि मैं भी कृषि विज्ञान का ही छात्र रहा हूँ और मैंने अपने पढ़ाई के समय में बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। उसका मुख्य कारण यह भी था कि उस समय आज की जैसी इंटरनेट व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं नहीं थी जिससे हम अभ्यर्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज ये व्यवस्थाएं हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इस तरीके का एक प्रयास करना चाहिए जिससे हमसे छोटे बड़े भाइयों का लाभ हो सके। तो इसी के सापेक्ष आज मैं पहली वीडियो अपनी बना रहा हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन अर्थात मृदा कैसे बनती है। सॉइल वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम, अर्थात मृदा शब्द जो है यह लैटिन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ है फर्श अर्थात फ्लोर। यानी जो मृदा की ऊपरी परत है जिस पे हम चलते हैं, जिस पे निराई गुड़ाई खेती का कार्यक्रम होता है, वो सॉइल अर्थात मृदा कहा जाता है। सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच आर मेड अप ऑफ मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर। सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी मृदा एक जटिल व्यवस्था है जिसमें खनिज पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर और एयर, इन सभी चीज़ों से मिल करके ही मृदा बनती है। जैसे मृदा में यदि मिनरल मैटर नहीं होगा तो वो मृदा अनुपजाऊ होगी। उस मृदा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मृदा में अगर हवा की मात्रा नहीं रहेगी, जल की मात्रा नहीं रहेगी या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा नहीं रहेगी तो वह मृदा उर्वरा शक्ति के बिना होगी। अर्थात उस मृदा में किसी भी तरीके का कोई भी कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता। और मृदा को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि कृषि संबंधी कार्यों के सापेक्ष मृदा से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अगला है सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर आर डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड कैरेक्टर ऑफ मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मृदा में जल की मात्रा, मृदा में हवा की मात्रा का निर्धारण खनिज पदार्थ और ऑर्गेनिक मैटर जो कि मृदा में उपलब्ध होते हैं, यही मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर ही मृदा में जल की मात्रा और वायु की मात्रा का निर्धारण करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि जब बारिश का पानी भरने के बाद, बारिश का पानी कुछ दिन वहाँ रुका रहता है, उसके बाद जब बारिश का पानी सूख जाता है तो वहाँ आप देखते होंगे दरारें पड़ गई हैं। और उस मिट्टी को जब हम खोदते हैं तो ढेला, यानी ढेला बहुत कठोर युक्त मिट्टी वो निकलती है और हम देखते हैं कि उस मिट्टी में थोड़ा सा चिकनाहट लिए हुए होती है, जिस मृदा में पानी नीचे इन्फिल्ट्रेट तक नहीं होता है। इससे समस्या क्या होती है कि जब बारिश की बूंदें या बारिश उस मृदा में पड़ती हैं, पानी नीचे नहीं जाता है, तो मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होना मुख्य कारण है। यदि हमारी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर है तो मृदा में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और मृदा में जल इन्फिल्ट्रेट होकर नीचे जाता भी है। मिट्टी या मृदा के मुख्यतः 3 कंपोनेंट हैं, जिसमें सॉलिड कंपोनेंट हैं, लिक्विड कंपोनेंट हैं और गैसियस कंपोनेंट हैं। सॉलिड कंपोनेंट जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मिनरल मैटर खनिज पदार्थ और ऑर्गेनिक मैटर
ही मृदा का भाग हैं सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में मृदा में पाई जाने वाली जल या उसमें जो उपलब्ध है जल, जब हम कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम मिट्टी को हाथ में पकड़ते हैं तो कभी कभी ठंडापन या गीलापन या चिपचिपापन मृदा में महसूस हमको अगर हो रहा है तो वो मिट्टी में उपलब्ध जल ही है। तीसरा फेज है गैसियस फेज मृदा का। गैसियस फेज यानी कि मृदा में पाई जाने वाली हवा की मात्रा जो कि मृदा की उर्वरता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक उत्तरदायी है। यदि मृदा में गैस अर्थात हवा खत्म हो जाएगी, उस कंडीशन में होता क्या है कि मृदा में उपलब्ध जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएंगे या उनकी उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे या अन्य फसलें ये सही तरीके से नहीं चल पाएंगी। तो ये तीनों फेजेस, सॉलिड फेजेस, लिक्विड फेजेस और गैसियस फेजेस का मृदा में होना बहुत आवश्यक है। ये तीनों फेजेस मिलकर के ही मृदा का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मिट्टी में केचुआ होता है। अब केचुआ अगर बिना जल के, बिना हवा के अगर मृदा में रहेगा तो क्या होगा? केचुआ की मौत हो जाएगी। केचुआ किसान मित्र भी कहा जाता है, किसान का हितैषी है। यदि अगर ये गैस और ये लिक्विड अगर ना रहे या सॉलिड ना रहे तो केचुआ मर जाएगा, और जब केचुआ मर जाएगा तो हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति अपने आप घट जाती है। और आज आप देख रहे होंगे आज के परिवेश में, चूँकि उसका दूसरा कारण है केचुओं के कम होने का, कि अधिक से अधिक इंसेक्टिसाइड डालना, पेस्टिसाइड डालना या केमिकल उर्वरकों का डालना, जिसकी वजह से मृदा में अब धीरे धीरे केचुओं की मात्रा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा कम होती जा रही है। पहले बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि अरहर लगाए दो, तो अरहर में आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती थी, या आप मटर लगा दीजिए, मटर में खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी समस्याएं धीरे धीरे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके जड़ तक जाना आवश्यक है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि अब बिना खाद के या बिना फर्टिलाइज़र के लेग्यूमिनस क्रॉप्स, दलहनी फसलें नहीं हो रही हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं, कृषि से संबंधित अगर हम लोग हैं तो हम जानते हैं कि एक सभी लेग्यूमिनस क्रॉप के जड़ों में एक व्यवस्था होती है जिसमें नोड्यूल गांठ बनी होती है, और राइजोबियम बैक्टीरिया का मुख्य काम होता है कि उस नोड्यूल गांठ में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। लेकिन अब चूँकि अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स का उपयोग करके और डिफरेंट टाइप के हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग करके हमने क्या किया है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन मृदा में रहने वाले जीवों को ख़त्म कर दिया है, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आज प्रोडक्शन धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे वो साथी जो किसान मित्र कहे जाते थे वो अब हैं ही नहीं। पहले हम गांव में जाया करते थे, देखते थे कि कास्ट, जिसमें केचुए का जो एक्सक्रीटा होता है, जिसका कास्ट होता है, आप देखे होंगे बड़े बड़े ढेले जैसे, वो हम आपको खेते में दिख जाया करते थे। अब नहीं दिखते हैं। अब आप 2-4 फीट मिट्टी भी खोद दिए तो भी आपको केचुआ नहीं दिखते हैं। यही मुख्य कारण है। खैर, बढ़ती हुई जनसंख्या या बहुत सारे कारण हैं कि अब लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, और उसी प्रोडक्शन के चक्कर में हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इनऑर्गेनिक खादों का, अकार्बनिक खादों का, केमिकल्स का उपयोग करने लगे हैं। लेकिन हमको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में हम देखने को पाएंगे कि हम केमिकल वाली खाद और केमिकल वाले अन्य चीज़ें तो हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती ही हमारी मूलभूत व्यवस्था को सुधार सकती है। मैं नहीं कहता कि आप 100% प्राकृतिक खेती जाइए, लेकिन हर व्यक्ति का कम से कम नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व तो मानना चाहिए कि 10 से 15% खेती या ऑर्गेनिक मैटर हम अपने खेत को, मृदा में उपलब्ध कराएं, जिससे कि
उनसे जो ले रहे हैं कम से कम उतना ना दे सकें तो आधा या आधे से कम तो दे पाएँ, क्योंकि मृदा हमसे कुछ पैसे नहीं मांगती। मृदा हमसे चाहती है कि जो हम उससे ले रहे हैं उसी के कुछ भाग हम उसको दे दें। जैसे पहले क्या होता था, पुआल खेतों में पड़े रहते थे, गोबर की खाद पड़ती थी, आज ख़त्म हो गया है। आज किसी के पास वक्त नहीं है, पशुधन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। पशुधन है भी तो कोई उनको खेतों में नहीं डालना चाह रहा उनके खाद को। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों के लिए भी समस्याएं हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को इन चीज़ों में सुधार लाना होगा और ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। अगर हम अपनी इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भुखमरी के कगार पे हम अब पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी मिट्टी, अपनी मृदा जिसको हम माँ कहते हैं, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए कि वो भी हमारा ख्याल रखना बंद कर देगी। तो ये तो एक गिव एंड टेक वाली व्यवस्था है कि आप मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगा। तो वही सेम चीज़ है, वो मिट्टी का स्वार्थ नहीं है, मिट्टी की मजबूरी है कि जब आप उसको दे ही नहीं पा रहे हैं जो वो चाह रही है, जो उसका मुख्य भोजन है, तो वो आपको कहाँ से उपलब्ध कराएगी। और अंत में एक छोटा सा संदेश है मेरी तरफ से, आप लेना चाहें वो आपके व्यक्तिगत विवेक के ऊपर निर्भर करता है, तो लें अन्यथा ना लें। अभी आप स्क्रीन के लास्ट में आप देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा नोट डाला हुआ है कि कृपया किसी की हत्या ना करें। हत्या से सापेक्ष किसी व्यक्ति की हत्या भी, और जो हम अपने दैनिक जीवन में हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन लेने के लिए, मैं सभी लोग को नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो मांस या मुर्गा या बकरा कटवा कर खाते हैं, तो उनसे मेरा थोड़ा सा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये कहने का बहाना मत बनाइए कि ये मेरी फूड हैबिट है। फूड हैबिट बदली जा सकती है। किसी की जान हमारे जीभ से बढ़कर है। हम अपनी स्वाद की लोलुपता में किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को मार के लेके आ रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं इससे हमको न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोषण हमारा जाएगा। कोशिश करें कि किसी की तकलीफ़ का कारण ना बने, किसी को दुखी ना करें, किसी जानवर को। और अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो ये ध्यान रखिए कि किसी एक व्यक्ति का या एक जानवर का रोज़ पेट भरिए। चाहे 5 रुपए का पार्ले का बिस्कुट ही दे दीजिए, खिलाइए, कुछ खिलाइए अगर आप सक्षम हैं तो। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति सक्षम है। जब 5 रुपए की पुड़िया पुकार खरीद के आदमी खा सकता है, 5 रुपए का या 10 रुपए का अन्य जो भी है कर सकता है, तो मेरे हिसाब से 5 रुपए का बिस्कुट कम महंगा कोई व्यक्ति नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार लेके आएँ और करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना।